जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th अध्याय 5 में राजकोषीय नीति का अध्ययन करेंगे। चलिए तो अब हम राजकोषीय नीति का अध्ययन करते हैं। राजकोषीय नीति जो है मेन रूप से हम कीन्स की राजकोषीय नीति को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक है? कीन्स की पुस्तक है। तो कीन्स ने अपनी इस पुस्तक में राजकोषीय नीति से संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया। राजकोषीय नीति के किन विचारों को प्रस्तुत किया? सबसे पहले तो राजकोषीय नीति जो होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं हम यह देखते हैं। तो राजकोषीय नीति के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह हैं साम्य, स्थिरता और समृद्धि। किस चीज़ में साम्य, स्थिरता? अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय, वितरण, राजस्व, सभी में क्या हो? साम्य हो। स्थिरता यानी रोजगार, आय, कीमत प्रत्येक जो है वो स्थिर रहे। आप जानते हैं कि यदि कीमतें बहुत अधिक बढ़ती हैं तो क्या किसको लॉस होता है? उपभोक्ता को। और यदि कीमतें बहुत ज़्यादा घटती हैं तो उत्पादक को हानि होती है। यानी ये दोनों स्थितियाँ अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए क्या ठीक है? स्थिरता, कि कीमतें कैसी रहें? स्थिर रहें। अब ये दोनों स्थितियाँ जब उत्पन्न होती हैं, यानी कीमत वृद्धि की स्थिति यानी तेजी की स्थिति, कीमत मंदी यानी कीमत में कमी यानी मंदी की स्थिति। यदि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति बन रही है यानी कीमतें घट रही हैं, तो अब उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या करेगी? घाटे का बजट बनाएगी। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति बन रही है, तेजी यानी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र जो है उसमें तेजी की स्थिति उत्पन्न हो रही, तब सरकार कैसा बजट बनाएगी? तब सरकार आधिक्य का बजट बनाएगी। आधिक्य का बजट मीन्स होता है कि सरकार जो है जनता से कर आदि के रूप में जो रिसीप्ट हैं, प्राप्तियां हैं, वो ज़्यादा करेगी और जनता पर एक्सपेंडिचर व्यय कम करेगी। घाटे का बजट यानी सरकार एक्सपेंडिचर व्यय ज़्यादा करेगी और रिसीप्ट यानी प्राप्तियां सरकार की कम होंगी। और सामान्य स्थिति में सरकार जो है संतुलित बजट को बना सकती है। लेकिन कीन्स जो हैं वो घाटे के बजट का समर्थन करते हैं। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। एक तो कुछ स्थितियों को बताया गया है। देखिए, ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। फॉर्मूला है आपका C मीन्स कंजप्शन, C के ऊपर डैश का मीन्स है स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग मतलब जो आय पर निर्भर नहीं करता, यानी व्यक्ति इतना उपभोग तो करेगा, यदि उसकी आय 0 है तो भी वह इतना उपभोग करेगा। जब बच्चे छोटे होते हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, तब भी वे कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, तो ये C डैश स्वायत्त उपभोग है। फिर CYD, C यानी यहाँ जो C है उपभोग है, वो YD यानी आय, प्रयोज्य आय पर निर्भर है। यानी ये क्या है? प्रेरित उपभोग है। जो आय पर निर्भर होता है वो प्रेरित उपभोग होता है। अब इस फॉर्मूले को आगे एक्सप्लेन किया गया है, इसको तो ऐसे ही यहाँ लिख लिया गया है, C को भी लिखा है। YD जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। Y मीन्स किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है उसमें से वह टैक्स अदा करता है तो उसकी इनकम कम हो जाती है, तो टैक्स को क्या किया है? माइनस कर दिया है। इसके अलावा जो TR यानी सरकार कुछ ट्रांसफ़र करती है, आंतरण भुगतान करती है, उन्हें प्लस कर दिया जाता है। जैसे यदि मान लीजिए व्यक्ति को पेंशन मिलती है या छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार से सरकार से सहायता मिलती है, तो वो आंतरण भुगतान के अंतर्गत आएगा और उससे उसके चलते उसकी आय बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति की जो प्रयोज्य आय होती है, यानी आय तो उसकी वाय हो गई। मान लीजिए कि उसकी सैलरी जो है 1 लाख है, लेकिन उसने 10,000 रुपये कर अदा कर दिए, तो टैक्स को हम माइनस करेंगे तो उसकी प्रयोज्य आय कितनी हो जाएगी? 90,000 ही हो जाएगी। इसके अलावा यदि उसे सरकार से कुछ TR आंतरिक भुगतान मिलते हैं तो उसकी आय बढ़ भी सकती है।
तो फाइनली जो उपभोग है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो स्वायत्त उपभोग और दूसरा प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग आय पर निर्भर करता है। अब इसी फॉर्मूले को दूसरे ढंग से लिखा गया है कि यहाँ तो हमने उपभोग लिखा, अब यहाँ पर हम उपभोग से ही क्या निकालने की कोशिश करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। तो समग्र मांग में ये दिया गया है कि सी जो है स्वायत्त उपभोग है, इसको ऐसा ही लिख लिया गया है जैसा कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट उपभोग को लिख दिया गया है। इसके बाद इस फॉर्मूले को एग्रीगेट डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ों को बढ़ाया गया है, प्लस आई मीन्स निवेश, प्लस जी मीन्स गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकार जो भी क्रय करती है वस्तुओं और सेवाओं को, उसको जी। यानी इसमें सरकारी और निजी सभी खरीदों को यदि हम उपभोग को जोड़ दें तो उपभोग से ही मांग होती है, तो हमें एग्रीगेट डिमांड प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद इसमें दिया है कि यदि सरकार कर लेती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति की आय कम हो जाती है, आय कम होने से उपभोग कम हो जाता है। और एक यहाँ पर मल्टीप्लायर का भी दिया है, ये 1/1 - C, ये गुणक का फॉर्मूला है। ये यहाँ पर गुणक जो है वो C यानी उपभोग को प्रभावित करता है, इसलिए इसको सबसे आगे लिख दिया गया है। गुणक के चलते व्यक्ति की आय या समस्त मांग जो होती है वह भी प्रभावित होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकारी व्यय हैं, उनमें यदि परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि जो है वाई एक्सिस है, उस पर वाई मीन्स आपको उत्पादन और इनकम को दर्शाया गया है। यहाँ पर उत्पादन, आउटपुट लेवल और आय को दर्शाया गया है, और ओ एक्स अक्ष पर, और ओ वाई अक्ष पर किसको बताया गया है, समस्त मांग यानी एग्रीगेट डिमांड को बताया गया है। ये जो है वाई इनकम की लाइन है और ये ही आपकी एग्रीगेट डिमांड को शो करती है, यानी जितनी इनकम होगी उसके आधार पर ही आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। इसके बाद ये जो लाइन है ये आपकी एग्रीगेट डिमांड बता रही है कि आप सी मीन्स कंजप्शन है, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट है, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार जो खरीद पर व्यय करती है, ये सब मिलकर आपकी समग्र मांग को बनाती हैं। लेकिन समग्र मांग को टैक्स जो है वो कम कर देता है। यदि मान लीजिए कि सरकार टैक्स लेती है तो ये जो है ये समग्र मांग उतने अनुपात में कम हो जाएगी। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड के लिए बेसिक फॉर्मूला है स्टार्टिंग का। अब जब इतनी एग्रीगेट डिमांड है तब आपका इक्विलिब्रियम जो है साम्य ई पर है, और जब साम्य ई पर है तो आपकी आय या उत्पादन कितना है, वाई तक है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि सरकार क्या करती है कि अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। सरकार का एक्सपेंडिचर जी है और जो बढ़कर क्या हो जाता है, जी डैश हो जाता है। जब सरकार का एक्सपेंडिचर जी से बढ़कर जी डैश हो जाता है तो जो एग्रीगेट डिमांड की लाइन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और ये नई लाइन बन जाएगी। इस नई लाइन बनने का प्रभाव क्या होगा वो हम देखते हैं कि ये नया इक्विलिब्रियम बाद में बनेगा। पहले तो हमने क्या किया कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ से शिफ्ट होकर ये हो गई क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना, लेकिन वाई यानी उत्पादन का जो स्तर है वो तो पहले के ही साम्य स्तर पर है, यानी मांग जो है वो ज़्यादा है और पूर्ति जो है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक क्या करेंगे, पूर्ति को बढ़ाएंगे, और जब पूर्ति वाई से बढ़कर वाई डैश हो जाएगी तो नया संतुलन ई से बढ़कर क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। यानी
पूर्ति भी बढ़ जाएगी और लोगों की आय भी बढ़ जाएगी। अब हम कंक्लूड करते हैं कि सरकारी व्यय जो है उसमें परिवर्तन का क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकारी व्यय में परिवर्तन होने से सबसे पहले तो एग्रीगेट डिमांड जो है ये बढ़ जाएगी, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो इनकम लेवल है या आउटपुट लेवल है, ये आउटपुट लेवल या इनकम लेवल वाई से बढ़कर क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। और सरकारी व्यय में जब परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं तब जो टैक्सेस रहते हैं उनको कांस्टेंट यानी स्थिर मान लिया जाता है। अब यहाँ सरकारी व्यय गुणक को बताया गया है, यानी यदि सरकार जो है वो क्या करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार की जो खरीदी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि करती है तो गुणक क्रियाशील होगा, और इस गुणक के क्रियाशील होने के कारण क्या होगा, आय में वृद्धि हो जाएगी। अगर इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा जी चला जाएगा और ये 1/1 - सी, यानी सरकारी व्यय गुणक जो होता है वो धनात्मक होता है। आगे देखते हैं हम कि करों में जो परिवर्तन होता है उसका क्या प्रभाव होता है। करों में परिवर्तन आपको पता है कि यदि मान लीजिए सरकार कर में कमी करती है तो व्यक्ति की प्रयोज्य आय बढ़ जाती है, वो अधिक पैसे खर्च कर सकता है। ये इस ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो है वो वाई अक्ष पर समग्र मांग को बताया गया है, ओ एक्स अक्ष पर वाई यानी इनकम और आउटपुट लेवल को बताया गया है। वाई जो है वो इनकम है और जहाँ पर कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को देखते हैं। शुरू में क्या है, ये जो है समग्र मांग की स्थिति है और यहाँ पर लोगों की आय ये है। अब सरकार यदि टैक्स में कटौती करती है तो आय बढ़कर वाई डैश हो जाएगी और आय बढ़ेगी यानी कि लोगों का व्यय भी बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी। तो जब सरकार टैक्स में कटौती करती है तो लोगों की आय बढ़ जाती है और आय में बढ़ने से व्यय बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाती है और ये जो समग्र मांग है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। यानी जब टैक्स जो है टी से टी डैश हो जाता है तो उसके दो प्रभाव पड़ेंगे। एक तो लोगों की आय वाई से बढ़कर वाई डैश हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि सरकारी व्यय गुणक जो है, जो कर गुणक जो होता है उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। जैसे सरकार ने यदि टैक्स बढ़ाया तो गुणक क्रियाशील होगा और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो है इधर आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और ये वहाँ की बचेगा पोर्शन। सी को हम क्या करेंगे, सी को 1 से इंटू कर देंगे तो -c/1 - सी, यानी कर गुणक जो होता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव होता है यानी यदि सरकार जो है कर को बढ़ाती है, टैक्स को बढ़ाती है तो लोगों की जो इनकम है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए ये निगेटिव होता है। और अभी हमने ऊपर देखा था कि सरकारी व्यय गुणक जो होता है वह पॉजिटिव होता है। हम इसको यहीं पर देख लेते हैं दोनों को कंपैरेटिवली। ये तो आपका कर गुणक दिया हुआ है, अब हम सरकारी व्यय गुणक को भी यहीं पर लिख लेते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इक्वल टू 1/1 - सी, यानी जो कर गुणक है वो क्या है, निगेटिव है और जो सरकारी व्यय गुणक है वो क्या है, वो पॉजिटिव होता है। तो सरकारी व्यय गुणक की वैल्यू अधिक होती है और कर गुणक की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो व्यय गुणक होता है वो सरकारी व्यय गुणक जो है एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्ट प्रभावित करता है,
जबकि कर गुणक जो है वो पहले प्रयोज्य आय को प्रभावित करता है और बाद में उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो इफेक्टिव होती है। सो थैंक यू।